कल हम लोगों ने कितनी एप्लीकेशंस की थी? 3 कर ली थी। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, पॉइंट नंबर फोर्थ एप्लीकेशन क्या है? तो फोर्थ एप्लीकेशन ये होता है टू वेरीफाई द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फॉर्मूला। ठीक है, टू वेरीफाई द डायमेंशनल correctness of a given physical formula. To verify the dimensional correctness of a given physical formula. ठीक है, अब ये डायमेंशनल करेक्टनेस जो है इसको वेरीफाई कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए यहां आपको बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पहले अपन लिख लेता हूं, मैं इसको स्टेटमेंट लिख लेता हूं एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, जरा देखिए। स्टेटमेंट ये है मेरे पास, डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स in a given physical formula separated by plus, minus or is equal to sign are all equal. ठीक है, this is called the statement of principle of homogeneity। क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसको समझ लेते हैं बेसिकली। इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़िए, क्या बोल रहा है? डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स इन द गिवन फिजिकल फॉर्मूला सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस और इज इक्वल टू, या तो प्लस का साइन हो दोनों के बीच में, या फिर माइनस का साइन हो दोनों के बीच में, या फिर जो है इज इक्वल टू का साइन हो। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उन सब की डायमेंशंस क्या होती है? इक्वल होती है, और इसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर मेरे पास में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, ठीक है, इक्वेशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी टर्म्स हैं? देखो, यहां पर बीच में कौन सा साइन है? बीच में साइन है इज इक्वल टू, बीच में जो साइन है ये है इज इक्वल टू। इज इक्वल टू के यहां पर जो होता है वो है मेरे पास में LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इस इज इक्वल टू के यहां पे जो चीज लिखी हुई है ये है मेरे पास में RHS। RHS का मतलब हो गया राइट हैंड साइड। तो इस इज इक्वल टू के दोनों तरफ LHS होगा और RHS होगा। तो मेरे पास में ये इक्वेशन कैसा है बेटा? ये है इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS टाइप का। ठीक है, अब मेरे पास में क्वेश्चन आता है कि नहीं, व्हाट आर नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं टर्म्स के बारे में बात करूं तो LHS वाली जो साइड है, LHS वाली जो साइड है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने मुझे बताओ? यस, टर्म्स किसे कहते हैं? टर्म्स किसे कहते हैं? टर्म्स वो होते हैं जो सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस होते हैं। ऐसे चीजें जिनके इस तरफ या तो प्लस होगा, एक तरफ प्लस होगा, या माइनस होगा, या फिर इज इक्वल टू होगा। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है। और अगर मैं आपसे पूछूं RHS में कितनी टर्म है, तो ये फर्स्ट, 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 3। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड के हर टर्म की डायमेंशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के हर टर्म की डायमेंशन। यानी चाहे बीच में प्लस हो, चाहे बीच में माइनस हो, किसी भी गिवन इक्वेशन में हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होती है। देखो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि y की डायमेंशन वही होगी जो ax स्क्वायर की डायमेंशन होगी, वही होगी जो bx की डायमेंशन होगी, वही होगी जो c की डायमेंशन होगी। एंड दिस is called principle of homogeneity। होमोजेनिटी का मतलब आप होमोजीनियस चीजों को ही ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसको भी मैं समझा देता हूं, ऐसा समझो बेटा। 3 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन कितना होता है मुझे बताओ? 5 न्यूटन। अच्छा बेटा, क्या ये फोर्स है क्या? इज इट फोर्स?
यस सर। अच्छा, आपने फोर्स में क्या जोड़ा? फोर्स ही जोड़ा। फोर्स। और जो आपको Yes, मिला, जो आपको मिला, क्या क्या वो भी एक फोर्स है? यस सर। देखिए, इनके मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है ना। फोर्स में फोर्स जोड़ेंगे तो फोर्स मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे ऐसा पूछता, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ऐसा पूछता 3 न्यूटन प्लस 2 सेकंड, तो इसका आंसर क्या आता? मुझे बताओ। सॉल्व भी नहीं होगा। ये सॉल्व नहीं होगा, ये एक वैलिड ऑपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फोर्स में क्या ऐड कर रहे हो? टाइम ऐड कर रहे हो। फोर्स में आप टाइम को ऐड नहीं कर सकते। देखो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन उन्हीं का कर सकते हैं जो सिमिलर क्वांटिटीज होगी। बात समझ में आ गई? यानी फोर्स में फोर्स को ही ऐड किया जा सकता है, फोर्स में मोमेंटम को ऐड नहीं कर सकते। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में से दूसरी क्वांटिटी ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हो ना ऐड कर सकते हो। आप उस क्वांटिटी में वही ऐड कर सकते हो। ये बहुत एक जनरल रूल है। टाइम में टाइम ही ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड कर सकते हो। एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज के ही होते हैं। कभी भी ऑपोजिट या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को अपन सब्सट्रैक्ट या फिर ऐड नहीं कर सकते। अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपन डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, बेटा जी इधर देखो, अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये जो क्वेश्चन यहां दे रखा है, अगर ये एक वैलिड इक्वेशन है, अगर ये एक वैलिड इक्वेशन है, तो मैं ए एक्स स्क्वायर में बी एक्स को ऐड कर रहा हूं और बी एक्स में सी को ऐड कर रहा हूं, तो क्या ये सब सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसीलिए इन सब की डायमेंशंस भी क्या होगी? सेम। और जिस तरह से फोर्स में फोर्स को ऐड करके हमें जो मिलता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, वो भी फोर्स ही होता है। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करने के बाद अगर मुझे y मिल गया, तो y की भी डायमेंशन वही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इन सब की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम। अब यहाँ कंफ्यूजन आएगा कि टर्म के बारे में क्या मामला है। देखो, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, उसे समझाता हूं। अगर मेरे पास में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी और माइनस डी अपॉन ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ, मान लेते हैं ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। अच्छा बेटा, अब मुझे बताओ इसमें टर्म किस किस को मानेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में कितनी टर्म है? 1। राइट हैंड साइड में कितनी टर्म है मुझे बताओ? सोच समझ के होगा ना। 1 2 3 और ये पूरा का पूरा एक ही गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये आस पड़ोस में, देखो आप इसको ऐसा समझिए, जो भी मल्टीप्लिकेशन या डिविजन्स होते हैं वो पूरा एक ही होता है। आपने ए और एक्स स्क्वायर को अलग अलग थोड़ी लिखा था। ए इंटू एक्स स्क्वायर जो था, क्या आपने इसको अलग अलग लिखा था? नहीं, आपने इसको ये थोड़ी लिखा ए और एक्स स्क्वायर तो 2 टर्म हो गए। नहीं, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सिंगल टर्म। उसी तरह से डिवीजन भी क्या होगा? सिंगल टर्म। तो यहाँ टोटल कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 4। अगर मैं डायमेंशन लिखूंगा तो यहाँ डायमेंशन क्या आएगी मुझे बताओ? y की डायमेंशन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर की डायमेंशन इज इक्वल टू बी एक्स की डायमेंशन इज इक्वल टू सी की डायमेंशन। आगे बोलो, आगे क्या आएगा? इक्वल टू डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एफ। हाँ, ये इज इक्वल टू क्या? आगे प्लस एफ। हाँ, वेरी गुड। तो ये जो है, ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करना आया? यस सर। यस। आपको ये समझ में आया कि भाई प्लस और माइनस से सेपरेटेड जो भी होता है या इज इक्वल टू से सेपरेटेड होता है, उसमें हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होती है। क्या सबको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आया बेटा? यस सर। अच्छा, और इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का बेसिस क्या है? कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिमिलर क्वांटिटीज का ही कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बिहाफ पर मैं आपको डांस करके दिखाता हूं। अब क्या करना है? अब हम लोग देखते हैं कि बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है, और उसके एग्जाम्पल्स से हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं।
देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास में ये पेंडुलम है, ये मेरे पास में पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। ये मेरे पास में अति सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सरल लोलक। क्या सर? पढ़ो, सरल सरल लोलक, ठीक है। तो जो सिंपल पेंडुलम होता है बेसिकली ये झूलता रहता है, ठीक है। आपने एल लेंथ के धागे से एम मास के बॉब को बांध करके इस तरह से झूला दिया, तो मेरे पास में ये इस तरह से झूल रहा है, ठीक है। लेट अस से समथिंग लाइक दिस। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हो गई, ये इधर जाएगा, रुकेगा और ये वापस आएगा, ठीक है। इस तरह का मोशन करता रहता है, ठीक है। अच्छा अब बेटा ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि नहीं इसका मास जो है वो m है, अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं किसी पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया, पहले यूं गया, फिर यहां पर क्या होगा, पलटी मारेगा, फिर वापस आएगा, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में पलटी मारेगा और वापस आएगा, और ये इसी तरह से अपना मोशन करता रहेगा। अगर t इज इक्वल टू 0 पर इसने टाइम शुरू किया था, यहां पहुंचेगा t/4 पे, वापस आएगा t/2 पर, यहां पहुंचेगा 3t/4 पर, और घूम करके जब वापस एक बार आ जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा t। ये जो टाइम कैपिटल T मैंने लिखा है, इस टाइम t को क्या बोलते हैं, इस टाइम t को बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को अगर कंप्लीट करना है तो कितना समय लगता है, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे पास में ये पेंडुलम एक ऑसिलेशन करेगा तो पहले ये जहां है अपनी मीन पोजीशन पे, उससे वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, लौट के आएगा, दूसरी तरफ जाएगा, लौट के आएगा, इसको वन ऑसिलेशन बोलेंगे। यानी एक तरफ जाना, वापस आना, दूसरी तरफ जाना, वापस आना, ये वन ऑसिलेशन है। अगर इसका मास m है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, और इसका टाइम पीरियड जो है वो किसी ने कह दिया, मान लो हमें दे रखा है ना, लेट्स से इट इज गिवन, let's say it's given, it is given, what is it given? The time period is 2 pi root of g by l। ये फॉर्मूला हमें किसी ने दे रखा है, एक्चुअली ये फॉर्मूला रॉन्ग है। इसका जो राइट फॉर्मूला है वो l/g होता है, 2 pi root of l/g। लेकिन किसी ने क्या बोल दिया, किसी बच्चे को पता नहीं था, उसने क्या पूछ लिया, उसने पूछा कि सर टाइम पीरियड 2 pi root of g by l होता है। अगर सपोज ये हमें किसी ने दे दिया और हमें क्या करना है, हमें इसको वेरीफाई करना है। देखो इसका यूज क्या है, इसका यूज है टू वेरीफाई द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द गिवन फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला हमें दे रखा होता है तो हमें ये पता करना है कि भैया वो सही है कि गलत है, तो उसके लिए हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं और हमें पता करना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन ये हो गया, इफ टाइम पीरियड ऑफ ए simple pendulum is given by t is equal to 2 pi root of g divided by l। अगर ये मुझे दे रखा है then verify its correctness, ठीक है, then verify its correctness, question mark। So this is the question, question क्या है, if the time period of a simple pendulum is given by t is equal to 2 pi root of g by l, then verify its correctness। Now let us jump on to the solution वाला part। solution पर आते हैं, कैसे करना है जरा देखो। अगर मुझे कोई भी फॉर्मूला दे रखा हो और वो फॉर्मूला राइट हो तो क्या दोनों तरफ सेम फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? देखो है ना, द गिवन, व्हाट इज गिवन, गिवन टाइम पीरियड जो है ये है 2 पाई रूट ऑफ, ये क्या है, g बाई l। सपोज ये गिवन है, सपोज ये गिवन है बेटा। आप ये सोचो अगर ये फॉर्मूला राइट होगा, अगर ये फॉर्मूला राइट होगा तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से जो भी LHS है, क्या उसकी डायमेंशन और जो भी RHS है उसकी डायमेंशन सेम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, है ना? यस, इट मस्ट फॉलो प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बात करें तो ये फॉर्मूला अगर सत्य है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वैलिड होना चाहिए। इसका मतलब ये वाली चीज आनी चाहिए। अब इसको अपन चेक करेंगे, इसको अपन चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत यूजफुल काम करने वाले हैं। देखो मैं उसको बोलता हूँ डिम चेक, तो मैंने कहा लेट्स डिम चेक। डायमेंशनल चेक। यस, ये डायमेंशनल चेक है, डांस नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि मैं दोनों तरफ डिम चेक करने वाला। तो लेट्स डिम चेक, है ना। और डिम चेक क्या करोगे, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ करके बड़ा बड़ा लिखा है। तो लेट्स डिम चेक ऑन बोथ साइड्स, यानी एक बार ठुमका मारेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और एक बार ठुमका मारेंगे राइट हैंड साइड में, है ना। ठुमके से मतलब डायमेंशनल चेक है, डांस नहीं करना है। तो लेट अस चेक द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस को चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है बेटा, टाइम पीरियड। टी कौन है, टी है मेरे पास में टाइम पीरियड। अगर ये टाइम पीरियड होता है तो टाइम लेफ्ट हैंड साइड कौन हो गया, टी। लेफ्ट हैंड साइड कौन है, टी। और इसकी डायमेंशंस क्या आएगी, m0 l0 t1 यानी t1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेट अस चेक अबाउट RHS। तो RHS क्या होता है, RHS हो जाता है मेरे पास में, RHS कौन है, RHS में डायमेंशन हमें लिखनी है 2 पाई रूट ऑफ g/l। इस पूरे की डायमेंशन चेक करनी है। जो मैं ये डब्बा बना रहा हूं ना, इस डब्बे का मतलब क्या होता है, डायमेंशन। इस पूरे की डायमेंशन चेक करनी। अच्छा बेटा ये बताओ, क्या 2 पाई तो कांस्टेंट है, क्या उसकी कोई डायमेंशन होगी क्या, नहीं होगी। तो 2 पाई तो भैया मर गया, 2 पाई तो मर गया, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होने वाली नहीं है। तो ये मेरे पास में डिम लेस है, डिम लेस, डायमेंशनल लेस है ना। छोटा लिख रहा हूँ और समझ जाना क्या लिखना चाह रहा है। ओके, अगर ये डायमेंशनल लेस है, और रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब पावर हाफ होती है। yes. तो क्या मैं ऐसा लिख लूं कि भैया g/l कर लो और जो भी आएगा उसकी पावर 1/2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, अब एक काम करते हैं बेटा, g क्या इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर g की डायमेंशन है, नीचे l की डायमेंशन है, और जो भी आंसर आएगा उसका मैं क्या कर दूंगा, पावर 1/2 कर दूंगा। अच्छा, g की डायमेंशन क्या होती है, L1t-2 आ गई g की डायमेंशन। और नीचे कौन है, नीचे l क्या हो गया, और इस पूरे की डायमेंशन हो गई 1/2। ओके, क्या ये t की पावर -2 लिखा हुआ है, और उसकी पावर 1/2। अच्छा, 1/2 करने पर पावर हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। यस, t की पावर क्या आ गई, -1। ओके, अब जरा देखो ये कौन है बेटा, ये है मेरे पास में LHS, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, और ये कौन है मेरे पास में RHS की डायमेंशन। इसका मतलब वी फाइंड दैट क्या पाया हमने ये पाया, क्या LHS की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है ना। लेफ्ट हैंड साइड और RHS की डायमेंशन अलग अलग आ रही है। देखो क्या ये इक्वल है या नॉट इक्वल है, अगर ये नॉट इक्वल है तो जो भी मेरे पास में इसका कंक्लूजन रहा वो ये बताओ, क्या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाज नॉट फॉलोड, ठीक है। अच्छा, अब अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो होता, गौर से सुनना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो होता तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम फिजिकल क्वांटिटी होती, यस। अब फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ सेम फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग है, अलग अलग है। अलग अलग का मतलब ये हो गया कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में पर्सन लिखा हुआ है और जो राइट हैंड साइड में पर्सन लिखा हुआ है, क्या ये सेम है या दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इक्वेशन को मैं चेक कर रहा हूं, मैं इस इक्वेशन को चेक कर रहा हूं, वो डायमेंशनली राइट है या डायमेंशनली रॉन्ग है, डायमेंशनली रॉन्ग। यस। तो ये डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है, रॉन्ग इक्वेशन। अगर ये डायमेंशनली रॉन्ग है तो अब करूं क्या, मैं इसका आगे कैसे बढ़ूं। तो आगे बढ़ने के लिए मैं यहां लाइन डायग्राम बना रहा हूं। उस लाइन डायग्राम को बड़े गौर से समझना, ठीक है।
हाँ, अब लाइन डायग्राम जो मैं बढ़ा रहा हूं इसको बड़े गौर से समझना। बेटा जी मैं यहां पर 4 टर्म्स लिख रहा हूं। डायमेंशनली राइट, डायमेंशनली राइट को मैं लिखूंगा DR। नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं डायमेंशनली रॉन्ग, इसको मैंने लिख दिया DW, डायमेंशनली रॉन्ग। और फिर मैंने लिख दिया फिजिकली राइट, फिजिकली राइट को अपन क्या बोलेंगे PR। और फिर मैंने बोल दिया फिजिकली रॉन्ग, और ये क्या है मेरे पास में PW। ठीक है, तो मैं यहां जो बताना चाह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, और वो है लाइन डायग्राम, और ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। क्या है वो लाइन डायग्राम? देखो, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली राइट होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो फिजिकली राइट हो भी सकती है, लेकिन फिजिकली रॉन्ग भी हो सकती है। समझ में आया? अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली राइट है तो फिजिकली राइट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो पक्का फिजिकली रॉन्ग है। क्या ये समझ में आया? यस सर। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज VVVIP। ठीक है, और क्योंकि किताबों में लैंग्वेज में दे रखा होता है और उससे स्टूडेंट्स 10 बार भी पढ़ ले क्लियर नहीं होता है, लेकिन अगर ये चीज दिमाग में रखेगा तो उसको हमेशा याद आ जाएगा और चीजें क्लियर हो जाएगी। दैट मीन्स, अब बड़े गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशंस आर डेफिनेटली फिजिकली रॉन्ग। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. but dimensionally right equations may be physically right and they may be physically wrong also। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ डायमेंशनल एनालिसिस इज अ वेरी 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 वीक मेथड, बहुत कमजोर तरीका है, ये परफेक्ट मेथड नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मेथड, इट इज नॉट ए पावरफुल मेथड। डायमेंशनल एनालिसिस से हमें सब कुछ नहीं मिल सकता लेकिन बहुत कुछ मिल सकता है। सब कुछ नहीं मिल सकता लेकिन बहुत कुछ मिल सकता है। डायमेंशनल एनालिसिस से आप ये पता नहीं कर सकते कि कौन सी इक्वेशन फिजिकली राइट है, लेकिन ये जरूर पता कर सकते हो कि कौन सी इक्वेशन फिजिकली रॉन्ग है। सर ये फिजिकल राइट मतलब? फिजिकली मतलब एक्चुअली राइट, एक्चुअली राइट। फिजिक्स देखो, डायमेंशंस तो अलग चीज है ना। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूंगा तो डायमेंशंस तो किसी की भी सेम हो सकती है। फिजिकली का मतलब एक्चुअली राइट है, एक्चुअली राइट है ना। जिसको अपन फिजिक्स के परसेप्शन से देखेंगे वो फिजिकली राइट होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर डायमेंशंस भी तो फिजिक्स में ही आती है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जैसे इधर देखो, पहले मुझे ये बताओ, ये जो भी हम लोगों ने किया एनालिसिस, इस एनालिसिस के बाद में मुझे क्या पता चला? ठीक है, नाउ लेट अस राइट रिजल्ट। रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या है? तो हमने पाया वी फाइंड दैट t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ G/L इज। अच्छा, क्या ये डायमेंशनली राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। देखो, ये डायमेंशनली रॉन्ग है ना। फिजिकली भी रॉन्ग। यस, ये डायमेंशनली रॉन्ग है, एंड हेंस it is, yes, also physically, it is physically wrong also। एक सेकंड, क्या पूछा आपने? आपका क्वेश्चन क्या है? जो फिजिकली राइट होता है ना वो डायमेंशनली भी राइट ही होगा। यस, जो फिजिकली राइट होता है वो डायमेंशनली भी राइट होता है, और जो फिजिकली रॉन्ग होता है वो डायमेंशनली भी रॉन्ग होता है। लेकिन हमें वेरीफाई क्या करना है? सुनो, मेरे पीछे चलो। देखो, हमें कोई फॉर्मूला दे रखा है, हमें पता करना है कि वो फिजिकली राइट है या नहीं है, हमें उसका वेरीफाई करना है। हमें अगर ये दे ही देता तो हम वेरीफाई क्या करते? अगर मैंने आपको दे दिया कि कोई इक्वेशन राइट है तो अब उसमें क्या करोगे तुम?
वो तो राइट है, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। इसका मतलब क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाएगा कि वो फिजिकली राइट है या रॉन्ग है, हमको पता करना पड़ेगा कि वो फिजिकली राइट है या रॉन्ग है। तो हम एनालिसिस किसका करेंगे, डायमेंशन का करेंगे, और जजमेंट किस पे लेंगे, फिजिकली राइट है या रॉन्ग। समझ में आया? यस सर। यस, दैट मीन्स अल्टीमेटली हमें ये बताना है कि फिजिकली राइट है या रॉन्ग है, और उसके लिए आपको मदद करेगी ये वाला चार्ट, ये वाला टेबल जो मैंने, ये वाला बॉक्स जो मैंने नीचे बनाया है। हमें करना पड़ेगा डायमेंशनल एनालिसिस, डिम चेक करोगे दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, और वहां से पता चलेगा कि भैया इक्वेशन डायमेंशनली एनालिसिस को फॉलो करती है या नहीं करती। अगर करती है तो डायमेंशनली राइट है, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम हो जाती तो क्या होती है, डायमेंशनली राइट। लेकिन क्या आप ये बता पाते कि वो फिजिकली राइट है या रॉन्ग है? नहीं बता पाते। वो फिजिकली राइट हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी, तो आप कैसे बताओगे? वो आप बताओगे अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। अभी देखेंगे आगे। अब हम लोग आते हैं सेकंड तरह के एग्जांपल्स करवाता हूं, एग्जांपल नंबर 2। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है मेरे पास में स्टोक्स फॉर्मूला। ठीक है, वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ स्टोक्स फॉर्मूला। अब ये स्टोक्स फॉर्मूला क्या है? तो स्टोक्स फॉर्मूले के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टोक्स फॉर्मूला क्या होता है? तो जो स्टोक्स फॉर्मूला होता है, स्टोक्स फॉर्मूला, इसको कई बार स्टोक्स फोर्स भी बोलते हैं, और ये एक तरह का विस्कस फोर्स होता है। इट इज अ विस्कस फोर्स। ठीक है, और विस्कस फोर्स जो होता है बेसिकली ये विस्कोसिटी में आप लोग पढ़ते हो, और ये फ्लूइड्स के बीच में लगता है। इसे Fs से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला वो है 6 पाई r ईटा v। ठीक है, ये मेरे पास में एक स्टोक्स फोर्स का फॉर्मूला बनेगा। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है मेरे पास में कि अगर ये स्टोक्स फोर्स है तो इसमें ये अलग अलग पॉइंट्स क्या क्या डिनोट करते हैं। देखिए, अगर मैं v की बात करूंगा तो ये जो v है इट इज वेलोसिटी, इट इज वेलोसिटी। ठीक है, ये है ईटा, और ये ईटा होता है मेरे पास में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ओके। आर क्या है? बेसिकली आर इज कॉल्ड रेडियस, इट इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, किसका रेडियस है? रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हो, या रेडियस ऑफ स्फीयर कह सकते हो। ये 2 पाई क्या है? बेसिकली इट इज अ कांस्टेंट, ये मेरे पास में कांस्टेंट होता है। और ये एफ एस क्या है? ये है मेरे पास में स्टोक्स फोर्स, दिस इज स्टोक्स फोर्स। ठीक है, स्टोक्स फोर्स। अब आपको वेरीफाई करना है ये चीज कि ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सही है या गलत है। तो अपन क्या करेंगे बताओ, क्या स्टेप होता है अपना? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? लेट्स डिम चेक ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालो। तो लेट अस टॉक अबाउट द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होती है मुझे बताओ? लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन होती है फोर्स की डायमेंशन, और फोर्स की डायमेंशन क्या होगी बेटा? m1 l1 t-2। yes, this is the dimension of force, equation number 1. now let us jump to the right hand side की डायमेंशन। अगर मैं राइट हैंड साइड के बारे में बात करूं तो राइट हैंड साइड हो गया 6 पाई r ईटा v। अच्छा, अब ये 6 पाई की कोई डायमेंशन होगी क्या? नो सर। तो ये डायमेंशनल लेस होगा। तो जो मेरे को डायमेंशन निकालनी है वो है रेडियस की डायमेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन, और वेलोसिटी की डायमेंशन। रेडियस की डायमेंशन हो गई L1, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है m1 l-1 t-1, और मेरे पास में वेलोसिटी होता है L1 t-1। बेटा ये आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा जरा देखो, लेट अस सॉल्व। m कितना आ रहा है बेटा? m1 आ रहा है। l का कितना है जरा देखो, क्या l1 आ गया क्या? यस सर। और t कितना हो गया? -2 हो गया। -2। यस, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब मेरे को बताओ व्हाट डू वी फाइंड? वी फाइंड दैट, क्या पता चला? Yes. तो LHS इज इक्वल टू RHS। अगर LHS और RHS सेम आ गया, इसका मतलब POH वैलिड है क्या? यस। अच्छा, अगर ये वैलिड है तो इक्वेशन क्या हो गई? डायमेंशनली राइट, डायमेंशनली राइट। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ लाइन डायग्राम क्या बोलता है?
डायमेंशनली राइट जो होता है क्या वो फिजिकली राइट ही होता है क्या ऑलवेज? नो सर, नो सर, Yes. नहीं फिजिकली राइट और राइट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन अगर डायमेंशनली रॉन्ग आ जाता तो हम फिजिकली लोग रॉन्ग। तो हाँ तो हम श्योर हो जाते हैं कि वो फिजिकली रॉन्ग ही है ना। अगर ये डायमेंशनली रॉन्ग हो जाता तो हम श्योर हो जाते कि मेरे पास में फिजिकली रॉन्ग ही है। अच्छा बेटा ये बताओ इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि नॉलेज हाँ तो एक्सपीरियंस। बेसिकली हम ये नहीं बता सकते कि जो भी ये गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर ए या 1 या 0 जो भी आप इसको नॉमेनक्लेट करो, जो भी गिवन इक्वेशन है वो राइट है या रॉन्ग है, क्या ये हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते? देखो फोर्स की डायमेंशन और आर ईटा वी की डायमेंशन सेम है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। लेकिन आगे कौन आ रहा है? 6 पाई। अब यहां 6 पाई आएगा, 2 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, कौन आएगा हमें क्या पता, हमें क्या पता। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता करने के 2-3 तरीके। पहला तरीका ये है कि आप अपने प्रीवियस नॉलेज से जानते हो, नॉलेज, ठीक है। नॉलेज का मतलब आपने कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, आपने कुछ देख रखा है, ठीक है, आपको किसी ने कुछ बताया है, आपको अपने टीचर से कुछ जानने को मिला है, तो ये आपका नॉलेज है। मैंने कहीं से कुछ किताबें पढ़ी है, ये मेरा नॉलेज है। मुझे किसी ने कुछ सिखाया था, ये मेरा नॉलेज है। आप अभी फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये आपका नॉलेज है। तो ये हो गया नॉलेज। दूसरा होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, अब मान लो मेरे पास में मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मैं लेबोरेटरी में गया, उस लेबोरेटरी में मैंने कोई सेटअप बनाया, कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मेरा कुछ रिजल्ट आया, तो ये एक्सपेरिमेंटल नॉलेज कहलाएगा, है ना। यानी आपने प्रैक्टिकल करके देखा, प्रैक्टिकल। और सिमिलरली एक होता है एक्सपीरियंस, है ना। ये जो एक्सपीरियंस है बेसिकली ये एक्सपीरियंस नॉलेज का ही पार्ट है, ठीक है। आपने कोई चीज एक्सपीरियंस की, आपको ये महसूस हुआ कि यार ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि आपके पास में इतना मतलब काम करते करते टाइम के साथ एक्सपीरियंस आ गया हो, तो एक्सपीरियंस इज पार्ट ऑफ योर नॉलेज, या यूं कहें नॉलेज इज पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज अ मोर जनरल टर्म। तो हम ये जानते हैं, मैं ये जानता हूं कि ये 6 पाई राइट है, यहां 6 पाई आना चाहिए। तो हम लोगों से मतलब आप लोग नहीं बता सकते, आप लोग ये नहीं बता सकते कि ये है या नहीं है, इट कैन नॉट बी टोल्ड। लेकिन अगर मैं ये आपको कहूं कि बेटा ये राइट है, तो ये नॉलेज ऑथेंटिकेट होगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे टीचर से पता चला कि ये चीज राइट है ना। तो फ्रॉम आवर नॉलेज we can say, yeah, we find that the given equation is physically right also, ठीक है। तो ये फिजिकली राइट भी है, तो ये डायमेंशनली राइट तो है ही है और साथ ही साथ में ये फिजिकली राइट भी है। तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली एज वेल एज फिजिकली राइट। ठीक है, ये इक्वेशन डायमेंशनली भी राइट है और फिजिकली भी राइट है, और ये हम हमारे नॉलेज के बिहाफ पर कह सकते हैं, है ना। आप नहीं कह पाएंगे, जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है, जो आपकी फिजिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो आपको ये नॉलेज दे सकता है। ओके, सो दिस इज हाउ वी वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फॉर्मूला। क्या आपको ये पता चला कि डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करना है? बेटा जी, अगर कोई भी इक्वेशन टेस्ट में आएगा और डायमेंशंस निकालने के लिए पूछेगा या वेरीफाई करवाने के लिए पूछेगा कि आप दोनों तरफ डिम चेक करके डायमेंशनल वेरीफाई कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे? यस।
तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा सकते हैं और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बिहाफ पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब एक लास्ट एप्लीकेशन आता है, वो आता है कि अननोन फॉर्मूला को कैसे डिराइव करना है। अगर कोई हाँ पूछिए। एक क्वेश्चन है सर, ये हम कैसे बोलेंगे कि ये सही है, हमें ये याद रखना पड़ेगा क्या? बेटा वही मैंने आपसे कहा और मैंने ये चीज बार बार कही, आप ये नहीं बता सकते हैं। Dimensional analysis is a weak method. It cannot be told that whether if the equation is dimensionally right, then it is definitely physically right. No, it cannot be told. It can be physically wrong also. Right? So who can tell and what are the methods by which we can tell? We can specify only behalf of our knowledge, our experience and our experiment. If you have done some experiment, then it is possible to say. If you have some knowledge, somebody has already told you, then it is possible to say. Otherwise you cannot say. Who can say? Who knows? Who can say? Who knows? एक्सपेरिमेंट सर। हाँ, आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आप नहीं बोल सकते। मैं आपको बोल सकता हूं कि भैया ये सही है, मैंने ये पढ़ा है। आप कैसे बोलेंगे? आप तब पढ़ेंगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे, आप एग्जांपल्स करेंगे। अगर आप इस तरह के 100 एग्जांपल्स कर लेते हैं, तब आपके पास नॉलेज आएगा कि भैया मैंने पढ़ा है कि ये इक्वेशन राइट है, ये इक्वेशन रॉन्ग है। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा। आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस की जब क्वेश्चंस करेंगे बेटा, जब आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस अलग अलग किताब से पढ़ेंगे, तो आपके पास जो चीज इकट्ठी होगी वही आपका नॉलेज है। उसके बिहाफ पर अपन बोलेंगे कि नहीं हाँ यार मैंने तो पढ़ा, ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, ये राइट इक्वेशन। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, टू डिराइव एन अननोन फॉर्मूला। टू डिराइव एन अननोन फॉर्मूला। बेटा एक अननोन फॉर्मूला को भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, एक अननोन फॉर्मूला को भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से डिराइव कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट में। तो टू डिराइव एन अननोन फॉर्मूला कैसे करते हो जरा देखो। अगर मेरे पास में वही हमारा है ना, हमारा प्रिय लोलक, तो ये भाई साहब इधर और इधर झूल रहे, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, हिंदी में बोलते हैं लोलक। तो ये सिंपल पेंडुलम है और ये सिंपल पेंडुलम जो है वो घूम रहा है। सपोज इसका मास m है, रस्सी की लंबाई l है, नीचे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो एक्सेलरेशन g है और इस पोजीशन को बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, और ये है मेरे पास में मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक है, और ये है वापस एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ओके। अगर मेरे पास में यहां से पार्टिकल आगे चलता है, वो इस तरफ जाएगा, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकेगा, ठीक है, वहां से पलटी मारेगा, वापस जाएगा और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे रुकेगा, वापस पलटी मारेगा और वापस उसी पोजीशन पर आएगा जहां से शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, अगर ये वाला टाइम t = 0 है और यहाँ वापस आ रहा है, तो ये टाइम कितना होगा? कैपिटल T। और इस कैपिटल T को मैंने क्या कहा था? टाइम पीरियड। तो बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड है, हम लोगों ने टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला, अच्छा एक काम करो, इधर देखो, प्रीवियस बेटा इधर देखो, यहां आंसर क्या आ रहा है इस स्लाइड में? टाइम पीरियड t की पावर क्या आ रहा है? -1। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए t की पावर 1। अच्छा, जो फॉर्मूला दे रखा है वो फॉर्मूला क्या दे रखा है? वो फॉर्मूला है 2π√g/l। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, l और g को, g वाला ऊपर और g वाला नीचे ले आऊं और l वाला ऊपर ले जाऊं, तो क्या ये फॉर्मूला इन्वर्ट हो जाएगा क्या? यस। एक्चुअली जो फॉर्मूला आता है, जो राइट फॉर्मूला है, वो है ये वाला l/g। जब आप इसका डायमेंशनल एनालिसिस करोगे ना, तो ये राइट आ जाएगा। देखो वहां क्या लिया था मैंने जानबूझ करके? g/l, और यहाँ क्या है? l/g। दिस इज द राइट फॉर्मूला, ये राइट फॉर्मूला है। ठीक है, और हमें क्या करना है? हमें इस फॉर्मूले को डिराइव करना है। डिराइव का मतलब क्या है? डिराइव का मतलब ये है कि हमें यह फॉर्मूला दे नहीं रखा, हमें यह फॉर्मूला दे नहीं रखा। देखो मैं मेरे नॉलेज से ये जानता हूं, मैं मेरे नॉलेज से ये जानता हूं, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं है ना, मैंने इस तरह से किसी पत्थर को लटका के घुमाया नहीं, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया लाइफ में। लेकिन अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो बहुत कुछ पढ़ा है। तो वो पढ़ाई क्या है? मेरा नॉलेज।
तो वो मैं मेरे नॉलेज से जानता हूं कि ये राइट फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला हमें दे नहीं रखा, हमें ये फॉर्मूला दे नहीं रखा, हमें यहां पहुंचना है, हमें यहां पहुंचना है। अब ये हम करना शुरू करेंगे, डिराइव करना शुरू करेंगे, तो हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मुझे इसका टाइम पीरियड लिखना हो तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या टाइम पीरियड किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? क्या इसका टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर सकता है क्या? नो सर, नो सर, नहीं कर हेल्थ सकता। पे भी नहीं कर सकता आपको कैसे पता? मास पे कर सकते हैं सर। सर। मार्च पे कब करता है सर? नहीं करता है, आपको कैसे पता? सर फंडामेंटल क्वांटिटी सर, T इज इक्वल्स कर सकता है। T किसी पे डिपेंड थोड़ा होता है, तो फंडामेंटल कर सकता है। क्वांटिटी नहीं है। फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे टी कौन सा फंडामेंटल है? ये टाइम पीरियड है ना। ये देखो, ये कहाँ है? ये तो फॉर्मूला है ना। यहाँ पे टी फंडामेंटल है क्या? नहीं, टाइम फंडामेंटल है, टाइम पीरियड फंडामेंटल थोड़ी है। तो सर ये टाइम ही तो है। अरे यार, ऐसा तो सारे टाइम टाइम ही होता है ना, लेकिन फॉर्मूला तो सबके अलग अलग होते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है। तो यहां पर जो भी टाइम पीरियड होगा, हो सकता है ये मास पे डिपेंड करे, हमें तो पता नहीं है, हमें दे नहीं रखा। बेटा जब तक आप कोई चीज ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता, तब तक उसको आप एलिमिनेट मत करो, ठीक है। और फिर मेरे पास में जो टाइम पीरियड है, क्या वो लेंथ पे डिपेंड कर सकता है क्या? कर ही सकता है सर Can कर सकता सर है अब तो। आप इतना कह रहे हो तो कर ही लेगा, कर ही जाएगा, हमें क्या पता, है ना। अब हमने कहा नहीं करता है, तब आपने हमें डांट दिया, तो भाई फिर आप कह रहे हो तो कर लेगा है ना। चलो, है ना। तो ये जो चीज है, ये जी पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। कहने का मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टाइम का जो भी फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले में एम भी आएगा, एल भी आएगा, जी भी आएगा। हमें और कुछ दे ही नहीं रखा ना क्वेश्चन में, और कहाँ दे रखा है? दे रखा है क्या कुछ? नो सर। हाँ, अभी कैसे डिपेंड करता है ये सोच के आना अगली क्लास में। आज अपन इतना ही होल्ड करते हैं ना बीच में। चलो, ये स्लाइड एक बार लॉजिकली देख के आना, यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे थे तरुण सर, और वापस अपन यहाँ पर वापस आएंगे बेटा जी, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। सर